गुड आफ्टरनून एवरीवन। दीपक, नवीन, चंदन, अंकित, अमन, ऋषभ, आनंद, विकास, अमित, शीनम, गुड आफ्टरनून सभी को। तो टॉपिक आप लोगों को पता ही है आज क्या स्टार्ट होगा। एक मिनट बच्चों बस। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत हो? हाँ विपिन बेटा, यूपीएससी जाट हो गई, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। हाँ आकांक्षा बेटा, कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। काव्या बेटा, ये कोई सवाल आप पूछ रहे, जियो की क्लास क्यों नहीं हो रही? बेटा मैं क्या बता सकता हूँ, ब्राइटनेस कम करे बेटा। ब्राइटनेस तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बोलो कि अरे बेटा क्यों मजाक कर रहे हो विपिन, कहाँ सनी देओल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। मेटल एंड नॉन मेटल। कंटेंट आपको अच्छा दिखना चाहिए, कंटेंट बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक है, तो लिखोगे इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट, एलिमेंट्स फाउंड इन, एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ये भी लिखोगे तत्व जो, तत्व जो भूगर्भ में मिलते हैं, तत्व जो भूगर्भ में मिलते हैं, तत्व जो भूगर्भ में मिलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, धरती के नीचे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट मिलता है? हाँ भाई बताओ। थैंक यू बेटा कार्तिक। हाँ कल वो थोड़ा सा एरर आ गई थी बेटा, सेटिंग्स खराब हो गई थी थोड़ी। ठीक है, सेटअप की, तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई कल के लिए, सॉरी, आगे से नहीं होगा। थैंक यू बेटा राकेश, जल्दी आंसर बताओ। आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, आपको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है जिसके बगैर आप जी नहीं सकते? इनको छोड़कर बताना, जो मैं लिख रहा हूं इनको छोड़कर बताना। कोई बोलो सर इनके बगैर हम जी नहीं सकते। पैसा, ये तो आपका गया, अब तो जी रहे होगे, ये तो जा चुका है ना। चलो कोई बात नहीं, ये मत बोलना सर इनके बगैर हम नहीं जी सकते। ठीक है, तो जीने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? कुछ लोगों के लिए तो ये होगा, कुछ ये होगा, लेकिन क्या पैसे को खाओगे? है ना, तो जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, जब सांस ही नहीं ले पाओगे तो क्या फायदा। ठीक है, तो आपको जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? ऑक्सीजन। और धरती के नीचे सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है ऑक्सीजन। लेकिन ये ऑक्सीजन गैस नहीं होता बेटा धरती के नीचे, जैसे ऑक्साइड्स की फॉर्म में होता है, जैसे H2O हो गया, Fe2 हो गया, इस तरीके से। मतलब धरती के नीचे जो सबसे ज्यादा यौगिक मिलते हैं, जो कंपाउंड मिलते हैं, वो किसके मिलते हैं? आपके ऑक्सीजन के मिलते हैं। सेकंड नंबर पर सिलिकॉन, थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम, फोर्थ नंबर पर आयरन। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये मत नोट कर लेना। अब एक चीज बताओ, देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा एलिमेंट, सॉरी कौन सा मेटल, कौन सी धातु अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है, तो ध्यान रखना बेटा, मेटल पूछा जाए तो मेटल के केस में आंसर एल्यूमिनियम लगाओगे। और अगर एलिमेंट या नॉन मेटल पूछा जाए तो आंसर लगाओगे ऑक्सीजन। नॉन मेटल मतलब अधातु, ये धातु, ये अधातु। और सिलिकॉन क्या है आपकी? मेटलोइड, ये है उपधातु। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, अर्धचालक भी, ये फिजिक्स में आप पढ़ते हो। जल्दी से इसको नोट कीजिए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहीं पर नोट करके एक चीज लिखोगे, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट होता है? बताओ, बायोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी है। हाँ हो गया बेटा, जय श्री राम राहुल बेटा। हाँ बिल्कुल आएगी मोहित बेटा, दिल्ली पुलिस में साइंस आएगी, क्यों नहीं।
हाँ भाई, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट होता है? देखो शांति जी बता रही है आयरन, शुभम आयरन, विशाल आयरन, मूर्खो ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखना। इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी द मोस्ट abundant, the most abundant element, the most abundant element is oxygen, the most abundant element is oxygen। हिंदी में लिखोगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व, मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व सबसे देखो, मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम मेटल की। हेडिंग डालोगे मेटल। अब मैं पूछता हूँ ना, जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, बेटा मेटल किसको बोलते हैं सर? इसमें क्या मेटल? धातु। फिर मुझे बेटा फिर धातु किसको बोलते हैं? धातु बोलते हैं सर मेटल को। इतना भी नहीं पता आपको, है ना? मेटल धातु, धातु मेटल। देखो मेटल क्या होते हैं, अब ध्यान से सुनना। एम फॉर मेटल। मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, और जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। अब पॉजिटिव कितना होगा? +1 +2 +3 कितना होगा? वो डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन उसने छोड़े हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है तो +1, दो होते तो +2। अब अगला क्वेश्चन यहीं पर देखो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कैटायन, क्योंकि कटा हुआ है, याद रहेगा। पेपर में पूछा जाता है कैटायन पर कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बन गया कैटायन। हिंदी में इसको बोलते हैं हम धनायन। अगला क्वेश्चन, कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है? कैटायन कैसे बनता है? कैसे बना ये कैटायन? रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फॉर्म्ड बाय रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्ड बाय रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन छोड़कर, यह इलेक्ट्रॉन छोड़कर बनता है, यह इलेक्ट्रॉन छोड़कर बनता है। और जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं, इस प्रोसेस, इस क्रिया का नाम क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या उपचयन। चयन बोलो या ऑक्सीकरण बोलो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन किसका होता है? मेटल्स का होता है, क्योंकि मेटल ने तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये हो गए आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल क्या होंगे आपके? रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। ठीक है, अब यहीं से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? सबसे शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? सबसे शक्तिशाली, हाँ भाई, सबसे शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। तो 6 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कैटायन किसे बोलते हैं? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन, कैटायन कैसे बनता है? रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तीसरा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। चौथा क्वेश्चन, मेटल किसकी तरह काम करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। पांचवा क्वेश्चन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? लिथियम। ठीक है, 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, नोट कीजिए इसको जल्दी से। शेखर बेटा नोट नहीं कर पाए थे, चलो कोई बात नहीं बेटा, बाद में कर लेना। अब तो हटा दिया। और नोट करते ही थम्स अप का साइन भेजना। आप लोगों को पता है इस चीज़ों के बारे में, मुझे पता चल जाए कि आप लोग नोट कर चुके हो।
अगर बेटा ये बातें वैसे पूछना, बाद में पूछना, यहाँ नहीं। वाटर, आस्था वाटर क्या पूछ रहे हो बेटा? मैंने एलिमेंट बताया आपको, कंपाउंड वाटर होता है लेकिन उसके अंदर एलिमेंट ऑक्सीजन है ना। हरफुल बेटा आपका स्वागत है, थैंक यू बेटा। अनुष्का बेटा अपचायक क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, मतलब जो सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन होता है ना, उल्टा होता है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सर मैंने आपको साइंस स्पेशल, तो अचिन कुमार फिर ये बैच लेने की यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर साइंस स्पेशल ले चुके तो। हाँ जी सोनिया जी भेज देना, प्रॉपर नोट्स बनाते हो भेज देना, ठीक है, कैम स्कैनर से स्कैन करके भेज देना, ठीक है। चलो नोट कर चुके हो गए आगे। रिड्यूसिंग एजेंट जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे नाम दिया गया रिड्यूसिंग एजेंट, या बोल सकते हो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो कहलाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा कैम स्कैनर बहन हाथ से कर बेटा, यार आप लोग भी ना बिल्कुल मानोगे नहीं है। आप देखो तो जब पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ी ही ली है तो पहले उसी के बारे में लिख लेते हैं, एक पॉइंट लिख लेते हैं। देखो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड मैंने बताया था। ग्रुप फर्स्ट का क्या नाम था? एल्कली मेटल, क्षारीय धातुएं, और दूसरा क्या था? एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखो फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में लिखना आपको, मेटल जो होते हैं जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक, क्षारीय। जैसे देखोगे आप लोग, सोडियम मेटल लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो बना दिया Na2O, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बैलेंस करना है, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराओगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा 2MgO। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज बता रहा हूँ आगे काम आएगी। एसिड बेस तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, ठीक है, जिस बैच में नहीं पढ़ाए हैं मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एसिड बेस का। कभी भी ऑक्सीजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन दिख रहे हैं, कभी भी ये ऑक्सीजन एक है तो हमेशा समझ, कभी भी एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो समझ जाना वो क्या होगा? बेस होगा। जितने ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ाओगे उतना ही नेचर कैसा होता है उसका? एसिडिक होता है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो कैसा नेचर है? बेसिक, ये एक पहचान है। तो लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, मैंने बता तो दिया ये सारा। द मेटल ऑक्साइड्स आर, द मेटल ऑक्साइड्स आर, द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हिंदी में लिखोगे, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति, धातुओं के यूट्यूब चैनल वैभव बेटा स्टेंदर सर क्लासेस के नाम से है, लिखोगे धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कंप्लीट कराएंगे कोई बेटा सत्येंद्र? बिल्कुल कराएंगे। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। अब एक चीज समझना, ठीक है, पहले एक स्टेटमेंट लिख लो फिर मैं बताता हूं। मेटल्स, मेटल्स विच फॉर्म, मेटल्स विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटल्स विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हिंदी में लिखोगे, धातुएं जो, धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं, धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं, धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड, एक पेज छोड़ लो सोनी जी, धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं, धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है जिस ऑक्साइड के अंदर एसिड का भी गुण हो और बेसिड के गुण धर्म हो, ठीक है। तो देखो मेटल बहुत सारे हमारे पास जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मात्रा में बनाता है वो है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। अब दूसरा, ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आंसर होगा जिंक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसके होते हैं? एल्यूमिनियम के। सेकंड नंबर पर किसके होते हैं? जिंक के।
अब मैं आपको और समझा देता हूं, और क्या होते हैं। और ऑफ एल्यूमिनियम, आपको ये और याद करनी पड़ती है, तो और वाला पार्ट मैं इन्हीं के साथ कंप्लीट करा देता हूं। हिंदी में बोलते हैं अयस्क, ये आप लोगों को पता ही होगा। नेचर में जो मेटल मिलते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में जो मिलते हैं, वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, वो किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है, या बेसिकली बोलते हैं मिनरल्स। अब मतलब नेचर में कोई भी सब्सटेंस मिल रहा है, अर्थ क्रस्ट में कोई भी सब्सटेंस मिल रहा है, नेचुरल जो सब्सटेंस होगा उसे नाम दिया गया मिनरल। अब अगर उस मिनरल के अंदर मेटल अगर ज्यादा मात्रा में है, उस मिनरल के अंदर अगर मेटल ज्यादा मात्रा में है, और उस मेटल को हम आसानी से, सस्ते से, मतलब ज्यादा खर्चा ना करके अगर निकाल पाए, उसी मिनरल को बोल देते हैं हम फिर और। मिनरल को और कब बोला जाता है? जब उसमें मेटल की मात्रा ज्यादा हो और उसे हम आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, या ज्यादा ना भी हो, कम भी हो, तो अगर हम उसे आसानी से अगर निकाल सकते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट हो, हमारा खर्चा ज्यादा ना लगे, तो वो कहलाता है और। तो हर एक मेटल की और अलग अलग होती है, तो वो आपको याद रखनी है। तो एल्यूमिनियम का जो और होता है, ठीक है, एक तो होता है बॉक्साइट, फॉर्मूला होता है Al2O3.H2O। दूसरा होता है कोरंडम, कोरंडम का फॉर्मूला आता है Al2O3। तीसरा है आपका क्रायोलाइट, क्रायोलाइट Na3Al(F6)। तो कोई भी आपको पेपर में मिल जाएगी, इतना नोट कीजिए। हाँ, फेल्डस्पार भी होती है, अनूप बेटा, बिल्कुल सही बात है। टेलीग्राम है साइंस बाय तेंदर सर। तो लाइव क्लास में स्पीडोमीटर कब से लगने लग गया? हम्म, बेटा धर्मवीर, बेटा जब इलेक्ट्रॉन साइंस स्पेशल बायो कौन पढ़ा रहा है बेटा? पिछले वाले में विवेक सर पढ़ा रहे हैं, इसमें सभा मैडम पढ़ा रही, जो नया आया है। हाँ दीपक बेटा, नोट कर चुके हो, जल्दी भेजो। हेमेटाइट बेटा जयदीप आयरन की ओर है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो बेटा धर्मवीर उसे रिडक्शन बोला जाता है, ठीक है। चलो भाई, अब एक बात बताओ, मेटल जो होते हैं, धातुएं जो होती हैं, वो चमकती हैं या नहीं? चमकती है ना? हाँ भाई, धातुएं जो होती हैं वो चमकती हैं या नहीं? चमकती हैं। अब क्यों चमकती हैं, उसका रीजन क्या है? मेटल क्यों चमकते हैं? देखो, हमें क्या करना है सर, चमकते रहने दो हम, है ना। देखो मेटल का स्ट्रक्चर, अब ये देखो आप, तो मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है, मेटल के स्ट्रक्चर में कैटायंस प्रेजेंट थे ना, अभी बताया था ना, कैटायंस प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट थे? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, ठीक है। एक बात बताओ, मेटल जो चमकते हैं वो अंधेरे में चमकते हैं या लाइट में चमकते हैं? लाइट में चमकते हैं, लाइट की जरूरत होती है। तो जैसे ही इस पर, इन मेटल्स पर लाइट गिरती है, प्रकाश गिरता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करा देते हैं? इसका रिफ्लेक्शन करा देते हैं, परावर्तन करा देते हैं। तो मेटल के पास प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन की, जिसकी वजह से वो चमकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग भी देखा होगा, क्रीम लगाने के बाद कुछ लोग चमकते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं चमकते, कोई असर ही नहीं दिखाती क्रीम, ठीक है। तो क्रीम भी क्या कराती है? रिफ्लेक्शन कराती है। तो लिखोगे ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, ड्यू टू द property of reflection, due to the property of reflection, metals have luster, metals have luster। हिंदी में लिखोगे परावर्तन के गुण के कारण, परावर्तन के गुण के कारण धातुएं चमकती हैं, 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 परावर्तन के गुण के कारण
धातुएं परावर्तन के गुण के कारण धातुएं चमकती। ठीक है, अब आगे देखो, एक बात बताओ, मेटल्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं? सॉलिड में मिलते हैं, लिक्विड में मिलते हैं, गैस में मिलते हैं? सॉलिड में मिलते हैं ना। ठीक है, तो लेकिन एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, वो कौन सा है? वो है आपका मरकरी। लेकिन उससे जाने से पहले एक पॉइंट और देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, मेटल जो होते हैं ये कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं? कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्टर होने का रीजन क्या होता है? देखो, जैसे ही आपने मेटल पर बैटरी अप्लाई की तो करंट आएगा बैटरी से। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्री है ना, ये भाग कर आएंगे, इस करंट को गेन करेंगे, आगे ट्रांसफर करेंगे। ये भी फ्री है, ये फिर आगे ट्रांसफर करेगा, ये भी फ्री है, फिर आगे ट्रांसफर करेगा। तो मेटल के अंदर क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मेटल क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर कहलाते हैं। तो लिखोगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन metals are good conductor of metals are good conductor of heat and electricity metals are good conductor of heat and electricity। हिंदी में लिखोगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं धातुएं विद्युत और ऊष्मा की धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अब एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, हीट का बैड कंडक्टर है, वो कौन सा? जल्दी बताओ, ऐसा कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता? वो है आपका लेड। जय श्री राम बेटा मिथिलेश। तो लिखोगे, लेड इज द ओनली मेटल लेड इज द ओनली मेटल लेड इज द ओनली मेटल which is bad conductor of which is bad conductor of heat and electricity which is bad conductor of heat and electricity which is bad conductor of heat and electricity। हिंदी में लिखोगे, केवल शीशा एक ऐसी धातु है केवल शीशा एक ऐसी धातु है जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक है जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक है। केवल शीशा एक ऐसी धातु है जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक है जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक है। नेक्स्ट वन लिख लोगे, ओर ऑफ लेड शीशे का अयस्क ओर ऑफ लेड शीशे का अयस्क वो है गैलेना। फॉर्मूला PbS। ओर ऑफ लेड शीशे का अयस्क ओर ऑफ लेड शीशे का अयस्क ओर ऑफ लेड शीशे का अयस्क गैलेना PbS। इनको बेटा अब 2 ही क्लास लगती है, अब तो 2 से ज़्यादा लगती ही नहीं। आपने 5-5 क्लास खरीदी तो कोई बात नहीं, अब 2 ही क्लास लगती हैं, 2 से ज़्यादा भी नहीं लगती। दिल्ली पुलिस में साइंस आएगी बेटा, किसने कहा नहीं आएगी? ठीक है, हाँ। तो अब हम बात कर रहे थे, मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में आपका एक ही मेटल होता है, और वो मेटल कौन सा? आपका मरकरी, पारा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, लिक्विड मेटल द्रव धातु लिक्विड मेटल। देखो ऐसे बनाना, इसको एक बार रुक जाना, मैं बताऊंगा कैसे नोट करना। लिक्विड मेटल द्रव धातु कौन सी है? मरकरी, पारा। अब इस पर एरो लगेंगे ऐसे। अब देखो, मरकरी जो होता है, मरकरी एक लिक्विड है, बाकी मेटल आपके सॉलिड है। तो अगर हम कंपैरिजन करें फ्लो का,
आयरन का कंपेयर, फॉर एग्जांपल एक मेटल ले लिया हमने आयरन, एक ले लिया मरकरी, और हम बात करें दोनों में से फ्लो करने की स्पीड किसकी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी? मरकरी की ज्यादा होगी ना। क्यों? क्योंकि मरकरी लिक्विड है, आयरन सॉलिड है, और फ्लो करने की स्पीड लिक्विड की ज्यादा होती है सॉलिड से। तो मरकरी की फ्लो करने की स्पीड ज्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्विक, तीव्र। ठीक है। और जब ये चमकता है तो ये चांदी की तरह दिखता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्विक सिल्वर, तीव्र चांदी। क्विक सिल्वर, तीव्र चांदी। अब मरकरी की वजह से एक बीमारी होती है, ठीक है, उस बीमारी का नाम क्या है? मीना माटा। छोटी माता मत लिख देना, ठीक है। इसका जो ओर होता है, मरकरी का जो ओर है, जो अयस्क है, वो है सिनेबार। सिनेबार का फॉर्मूला HgS। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? सिंदूर बनाने में, ठीक है। नोट कीजिए इतना जल्दी। अच्छा बेटा विपिन, थैंक यू बेटा। अनुज, बेटा ये फैक्ट है, सत्यम बेटा आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, द मोस्ट मेलेबल को बोलते हैं आघात वद्रता। द मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल, डक्टाइल तनु, तन्य। देखो मेलेबल का मतलब होता है कि मेटल को आप कन्वर्ट कर सकते हो शीट्स में, ठीक है, शीट बना सकते हो। और डक्टाइल का मतलब होता है आप उन्हें वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे मोस्ट मेलेबल होता है आपका गोल्ड, सबसे मोस्ट मेलेबल होता है गोल्ड को शीट आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। इसके तार भी आप बड़े दूरी तक बना सकते हो। थैंक यू बेटा निहाल। प्रिंसी बेटा ये डिजीज कहाँ हुआ था, ये आपको बायोलॉजी वाले सर बताएंगे, ठीक है। अपना कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अपना मेटल से मतलब है। ठीक है। अच्छा एक चीज रह गई, मैं एक पॉइंट भूल गया। कौन सा मेटल है जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का? सिल्वर मेटल आपका सबसे बेस्ट है, तो लिखोगे सिल्वर मेटल इज द, सिल्वर मेटल इज द, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में लिखोगे चांदी विद्युत और ऊष्मा की, चांदी विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। चांदी विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। चांदी विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। चांदी विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। चांदी विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। नेक्स्ट लिखोगे द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु। द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु
कौन सी है? लिथियम। नेक्स्ट, द हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी धातु। द हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी धातु, ओस्मियम। नेक्स्ट, द हार्डेस्ट मेटल, सबसे कठोर धातु। द हार्डेस्ट मेटल, सबसे कठोर धातु, प्लेटिनम। द हार्डेस्ट मेटल, सबसे कठोर धातु, प्लेटिनम। द हार्डेस्ट मेटल, सबसे कठोर धातु, प्लेटिनम। नेक्स्ट, द सॉफ्टेस्ट मेटल, सबसे मुलायम धातु। द सॉफ्टेस्ट मेटल, सबसे मुलायम धातु। द सॉफ्टेस्ट मेटल, सबसे मुलायम धातु कौन सी है आपकी? सोडियम और पोटेशियम। अब ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें नाइफ से कट किया जा सकता है, चाकू से हम काट सकते हैं। तो इनसे और क्या क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा मेटल है जिसे आप नाइफ से कट कर सकते हो, सोडियम या पोटेशियम। तो लिखोगे फर्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करके, दे कैन बी कट बाय नाइफ। दे कैन बी कट बाय नाइफ। हिंदी में लिखोगे इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। बेटा कॉस्टली होता है जयदीप, इसलिए नहीं बनते। गोल्ड कॉस्टली होता है, देखो बताता हूँ। देखो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर जब वायर्स के लिए सबसे अच्छा मेटल गोल्ड है तो फिर हम इन्हें कॉपर या कॉपर के क्यों बनाते हैं या एल्यूमिनियम के क्यों बनाते हैं, गोल्ड या सिल्वर के क्यों नहीं बनाते? तो मेरी बात सुनो बेटा, आप लोगों बेरोजगार, ठीक है, अगर गलती से इन्हें गोल्ड या सिल्वर का बना दिया तो खंभे ही खंभे दिखाई देंगे, तार दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा फिर कोई एसएससी की तैयारी नहीं करेगा, इन्हीं की तैयारी चलेंगे फिर बस, ठीक है। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो लिखोगे दे रिएक्ट विद एयर, ये वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं। दे रिएक्ट विद एयर, ये वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं। दे रिएक्ट विद एयर, ये वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अब देखो ये वायु के साथ रिएक्शन करते हैं तो देखो इनके बारे में एक बात फेमस है कि इनकी चोरी नहीं करनी चाहिए। कभी आपने देखा हो सोडियम को पनीर की तरह दिखता है, ठीक है, तो इसको हम एयर के कांटेक्ट से तोड़ने के लिए इसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है। अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता है तो वो सोचेगा क्या पनीर है, वो केरोसिन ऑयल से निकालेगा, पेंट में डालेगा, थोड़ी देर बाद पता चलेगा पेंट गायब। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ये केरोसिन ऑयल से बाहर आएगा ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, और जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें आग लग जाएगी, और जब इसमें आग लग जाएगी तो पेंट कहां से रहेगा ना, जब भी उठाओ पूरा डिब्बा ही उठाना। तो तीसरा पॉइंट लिखोगे दे आर केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। दे आर केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। बेटा सतीश कॉस्टली मेटल बता रहा हूं, रोडियम होता है, लिखवाऊंगा अभी, टेंशन ना लो। इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। लो आपने बोला अभी लिख लो, द कॉस्टलीस्ट मेटल, सबसे महंगी धातु रोडियम। द कॉस्टलीस्ट मेटल, सबसे महंगी धातु रोडियम, जो बहुत कम मिलती हो और इफेक्टिव हो, ठीक है। द कॉस्टलीस्ट मेटल, सबसे महंगी धातु। देख लोगे, एक बच्चे ने ये भी पूछा था, द रेयरेस्ट मेटल ऑन अर्थ, अर्थ की बात कर रहे हैं, टेंटेलम। बहुत ही कम पृथ्वी पर मिलने वाला, बहुत पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में मिलने वाली धातु टेंटेलम। पृथ्वी पर बहुत ही पृथ्वी पर बहुत ही
कम मात्रा में पृथ्वी पर, बहुत ही कम मात्रा में पृथ्वी पर, बहुत ही कम मात्रा में मिलने वाली धातु। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज लिख लेते हैं, पोटेशियम का और ऑफ पोटेशियम, और ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट, फॉर्मूला होता है KCl MgCl2.6H2, KCl MgCl2.6H2। एक बार चेक कर लेना, फार्मूला शायद नहीं ठीक ही है। और ऑफ सोडियम, सोडियम का अयस्क क्रायोलाइट, एल्यूमिनियम का भी होता है ये, और सोडियम का भी होता है Na3Al(F6)। जल्दी से इसको नोट कर लो, तो थम्सअप का साइन भेजना बच्चों, जल्दी से, जल्दी बताओ भाई, नोट करते ही थम्सअप का साइन भेजो। बेटा करेंगे ग्रुप डी की सीरीज करूंगा रेपो बेटा, अभी और भी काम कर रहा हूँ, कराऊंगा, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा बेटा, सारी चीज़ हिंदी में डिक्टेट तो करा रहा हूँ। पोटेशियम का है, सोडियम का है, इसके सबसे महंगी धातु, पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा मिलने वाला धातु टेंटेलम, ये सारे बता तो रहा हूँ। ठीक है, आगे लिखोगे मेटल ऑफ होप, आशा की धातु। आशा को तो जानते हो गए ना, धातु का नाम बताना है। मेटल ऑफ होप, आशा की धातु। हाँ भाई, किसको बोला जाता है मेटल ऑफ होप? यूरेनियम को बोलते हैं हम मेटल ऑफ होप, आशा की धातु। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में कोल और पेट्रोल हमारे खत्म होंगे, तो हमें एनर्जी चाहिए, हम एनर्जी कहाँ से जनरेट करेंगे? यूरेनियम से, इसलिए इसको बोला जाता है मेटल ऑफ होप। अब इसका जो पाउडर होता है वो येलो कलर का होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम रख दिया गया येलो केक। ठीक है, तो पेपर में आपसे पूछ लेंगे येलो केक किसको बोलते हैं? यूरेनियम को। ठीक है, इसकी और अयस्क का क्या नाम है? पिच ब्लेंड। फॉर्मूला है U3O8। नेक्स्ट आपका द फ्यूचर मेटल, भविष्य की धातु। द फ्यूचर मेटल, भविष्य की धातु। द फ्यूचर मेटल, भविष्य की धातु। ये डाटाबेस टॉपिक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ भाई, फ्यूचर मेटल किसे बोलते हैं? भविष्य की धातु। टाइटेनियम, ड्यूरेबल होने के कारण इसको बोला जाता है फ्यूचर मेटल, भविष्य की धातु। नेक्स्ट, किंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का राजा। किंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का राजा कौन होता है? गोल्ड, सोना। ये वाला सोना मत छाप देना, गोल्ड। ठीक है, अब गोल्ड के बारे में देखते हैं। इसकी प्योरिटी किस में मेजर करते हैं? प्योरिटी इज मेजर्ड इन कैरेट। प्योरिटी इज मेजर्ड इन कैरेट। देखोगे इसकी शुद्धता को, इसकी शुद्धता को, इसकी शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। कैरेट में मापा जाता है। कैरेट में मापा जाता है। कितने कैरेट का गोल्ड प्योर गोल्ड होता है? देखोगे सेकंड पॉइंट, 24 कैरेट गोल्ड इज द प्योर गोल्ड, इज द प्योर गोल्ड। 24 कैरेट सोना सबसे सबसे
शुद्ध सोना माना जाता है? सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। ठीक है, जल्दी नोट करो इसके बारे में, और भी चीजें लिखनी है अभी। कट काट दिया गुरुजी, थैंक यू बेटा विपिन। अब देखो तीसरा पॉइंट दिख रहा होगा ना यहाँ पर, 22 कैरेट है, तो इस 22 कैरेट में इम्प्योरिटी 2 कैरेट बच गया ना, तो इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है? या तो आपको इम्प्योरिटी ऐड की जाती है कॉपर की, तांबे की या सिल्वर की, ये इम्प्योरिटी होती है। आपसे पूछ लिया जाए 22 कैरेट जो सोना होता है उसके अंदर इम्प्योरिटी कौन सी होती है आपकी, कॉपर की होगी या सिल्वर की होगी? जनरली कॉपर की होती है। डेंसिटी कम होगी सबसे, राहुल बेटा ये मतलब है। विकास बेटा डायमंड, अभिषेक बेटा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, अब बता दिया। अब ये बता दिया पोस्ट कौन सी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ओके बेटा, रप्पू करवाएंगे। सुमित बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम आपको क्रैम करने तो क्रैम कर लीजिए, जरूरत नहीं है वैसे। अनुष्को बेटा धातु की केमिकल प्रॉपर्टीज बीच बीच में बता चुका हूं मैं। एसिड बेस, अगर आपके बैच में एसिड बेस सोल्ट हो चुका होगा तो एसिड बेस सोल्ट में बताता हूं। बेटा फ्यूचर फ्यूल है श्री राम बेटा, वो हाइड्रोजन जो आप कह रहे हो मेटल नहीं है फ्यूचर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो इसी में, बताओ जल्दी फोर्थ पॉइंट। परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड, जल्दी बताओ कितना आएगा? हिंदी में लिखोगे 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत। 18 कैरेट, ओ थैंक यू बेटा कुलविंदर, किंग ऑफ केमिस्ट्री सतेंद्र सर जी, थैंक यू बेटा कुलविंदर। बताओ 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत। बताओ, हाँ 75। देखो 18 कैरेट सोने में निकालना है, 18 कैरेट सोना हमारे पास, ठीक है, और प्योर प्योर कितने का होता है? 24 कैरेट का, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, आगे देखोगे तो ये सब तो हो गया गोल्ड के बारे में। अब आगे देखते हैं, एक होती है आपकी एटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ी। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए बनाई गई थी एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, परमाणु घड़ी। और एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फिजिक्स में आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। दोनों केस में एक ही मेटल यूज होता है। ठीक है, तो दोनों केस में एक ही मेटल का यूज करते हैं। वो मेटल कौन सा होता है आपका? सीजियम। ठीक है, ग्रेटेस्ट साइज होता है इसका, सबसे बड़ा साइज होता है। ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बोला भी होगा लिखने के लिए, सीजियम का सबसे बड़ा साइज होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? आपका सीजियम का। हमारे पास एक हार्मोन है इंसुलिन, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मेटल होता है? इसके अंदर होता है जिंक।
और जिंक की और का नाम होता है कैलेमाइन। ठीक है, जिंक का जो अयस्क है वो है आपका कैलेमाइन। एक बीमारी होती है इटाई इटाई, ये एक बीमारी का नाम है। ये कौन से मेटल से होती है? ये कैडमियम की वजह से होती है। ठीक है। टेनरी चमड़ा उद्योग, टेनरी चमड़ा उद्योग। लेदर किससे बनता है? कुछ बोलेंगे चमड़े से, मूर्खों चमड़े को ही लेदर बोलते हैं। एनिमल की स्किन से बनता है। अब एनिमल की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, उसे हार्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है क्रोमियम का। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? चमड़ा उद्योग में, टेनरी में किस मेटल का यूज करते हैं हम? क्रोमियम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब था मेटल के बारे में। अब नॉन मेटल पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट पूछना तो पूछो। हाँ भाई बच्चों बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत हो? मेटल आपका कंप्लीट हुआ? क्विक सिल्वर तो आप दोबारा देख लीजिए, उसमें कुछ नई बात नहीं है। एक्सप्लेन करना दोबारा तो बेटा ऐसा नहीं होता, वीडियो आपके पास रहेगी। मेटल में तो आयरन जाएगा योगेश। 1 ग्राम मेटल की शीट, भाई देखना पड़ेगा मुझे, धीरे याद नहीं कि नहीं बेटा, कॉस्टलीस्ट मेटल गोल्ड नहीं है। अच्छा, स्पीड स्लो करें? पहले कहते थे बहुत स्लो पढ़ाते हैं। हाँ, इंसुलिन में जिंक होता है। इन दोनों के अंदर एक धातु का यूज करते हैं जिसका नाम है सीजियम, और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज किसका होता है? सीजियम का। और सोनिया जी, जिससे हम धातु को निकालते हैं, जैसे नेचर में हमें लोहा चाहिए, नेचर में लोहे की फॉर्म में नहीं होता, नेचर लोहा लोहे की फॉर्म में नहीं होता, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, आप देखा होगा ऐसे Fe2O3 हेमेटाइट के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हमें तो ये इस फॉर्म में चाहिए, लेकिन नेचर में ये इस फॉर्म में है। इसको बोला जाता है मिनरल या मिनरल। अब इस मिनरल के अंदर आयरन प्रेजेंट है, लोहा है ना, धातु है। तो जब हम इसको निकालेंगे ना, अगर हम इसको निकालने के लिए हमारा खर्चा ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो इस मिनरल को बोलते हैं ओर। आप सिंपली भाषा में बोल सकते हो, जिस पदार्थ से धातु को निकाला जाता है उसे बोलते हैं ओर, बस। हेडिंग डालोगे नॉन मेटल अधातु, नॉन मेटल अधातु, नॉन मेटल अधातु। ठीक है, देखो मेटल किसे बोलते थे? जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करते थे। नॉन मेटल किसे बोलेंगे? जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो गेन करेंगे तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1। ठीक है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है इसको क्या बोलते हैं हम? एनायन, ऋणायन। एनायन की फॉर्मेशन कैसे हुई? एनायन कैसे बना? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन को लेकर बनता है, यह इलेक्ट्रॉन को लेकर बनता है। और जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन किया ना इसने, तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इस प्रोसेस का नाम क्या होता है आपका? रिडक्शन, अपचैन। और मैंने उल्टा बताया था, अगर जिसका रिडक्शन होगा तो वो क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल क्या होंगे आपके? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
उपचायक। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बेटा इंसुलिन का वर्क क्या होता है ये तो आपको बायोलॉजी वाले सर बताएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दीजिए सर। मेटल का मतलब किस प्रकार की रिएक्शन का पूछ रहे हो बेटा? प्रीति बेटा ये मैं लिखवाऊंगा, अभी वेट करो आप। बेटा पोटास जो होता है ना, बेसिकली पोटेशियम का एक वो होता है, वो धातु है, धातु नहीं होता। अंकित बेटा फुल्स गोल्ड बोलते हैं आयरन पायराइट को, FeS2 को। अरे कुलविंदर बेटा रेस्टिंग कराएंगे ना अभी इसके बाद। अब ये मेटल और मेटल के बाद सुनो तो, आयरन का कंप्लीट टॉपिक कराऊंगा, आयरन के जितने क्वेश्चन बनते हैं, एलओए भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप परेशान क्यों होते हो? स्टील भी पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो नॉन मेटल होते हैं, अच्छा ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स के नेचर कैसा था? बेसिक था। तो नॉन मेटल के कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, देखोगे फर्स्ट पॉइंट, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर। देख सकते हो, जैसे एग्जांपल H2SO4 है, मैंने आपको क्या बताया, जितने ऑक्सीजन बढ़ाओगे नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ये जानते हो, हिंदी में लिखोगे। अधातुओं के, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति। भावना बेटा एलएम का फॉर्मूला पढ़ा तो दिया आपके बैच में? कौन सा बैच है? अगर CS16 वगैरह तब तक तो करा रखा है, 18 वाले हो तो भी कराऊंगा आपके बैच में। लिखोगे, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अमेजिंग सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा जन्मेजय। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति, लक्की बेटा कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके भैया यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, कॉन्ग्रेचुलेसन। गौरव बेटा केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। यहाँ पर इनऑर्गेनिक वाला पार्ट ज्यादा है और इनऑर्गेनिक रटने वाला पार्ट होता है, फिजिकल और ऑर्गेनिक समझने वाला होता है। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो नॉन मेटल जो होते हैं ये किस स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड में मिलते हैं, लिक्विड में मिलते हैं या गैस में मिलते हैं? ये आपके तीनों में मिलते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। इसमें मिलते हैं, आपके तीनों में मिलते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। लेकिन लिक्विड स्टेट में सिर्फ एक ही नॉन मेटल होता है, वो कौन सा? ब्रोमीन। तो लिखोगे, ब्रोमीन इज द, ब्रोमीन इज द, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल which is found, which is found in liquid state, which is found in liquid state। हिंदी में लिखोगे, केवल ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, केवल ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है। हाँ जी, 1.25 घंटे की क्लास है ज्योति बेटा। केवल ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है। कपिल बेटा बैटरी का टॉपिक पढ़ाऊंगा, टेंशन ना। केवल ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है, जो द्रव अवस्था में मिलती है। अब नॉन मेटल जो होते हैं वो चमकते हैं या नहीं? नॉन मेटल नहीं चमकते, लेकिन एक नॉन मेटल चमकता है, वो कौन सा है? डायमंड। वो तो मूर्ख को, आप अंधे को भी दिखाई देता है, पेपर में मिलेगा आयोडीन। तो नेक्स्ट वन लिखोगे, आयोडीन इज द, आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल, आयोडीन इज द only known metal which is having, which is having luster,
विच इज हैविंग लस्टर। हिंदी में लिखोगे केवल आयोडीन, केवल आयोडीन एक चमकीली, केवल आयोडीन एक चमकीली अधातु है। 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 अब समुद्र के चारों तरफ जो झाड़ियां उगती हैं उसे बोलते हैं हम सीवीड, समुद्री घास। तो समुद्री घास में मिलता है आयोडीन। तो लिखोगे फोर्थ पॉइंट, इन सीवीड्स, इन सीवीड्स आयोडीन इज प्रेजेंट। इन सीवीड्स आयोडीन इज प्रेजेंट। हिंदी में लिखोगे समुद्री घास में, समुद्री घास में आयोडीन मिलता है। समुद्री घास में आयोडीन मिलता है। समुद्री घास में, बेटा लिखवाया कौशल स्टार्टिंग ही वहां से की थी, पृथ्वी पर और दैवाल मिलने वाला धातु एल्यूमिनियम। लिखोगे समुद्री घास में आयोडीन होता है। अब ये जो सीवीड्स है ना, अंडरलाइन करके लिख लोगे समुद्री घास, ये सोर्स है मीथेन का। इसमें मीथेन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है, मीथेन इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है। अब एलोट्रॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं। हेडिंग डालोगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप। एक ही सब्सटेंस की जब डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं तो उन्हें बोलते हैं हम एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो हमारा कार्बन है, बहुत सारे इसके एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन जो मेन है वो है डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरीन, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। ओके बेटा सिंह, हालांकि रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह ये सारे तो मैं आपको जी स्पेशल, वो साइंस स्पेशल में पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री स्पेशल रेलवे के लिए तो मज़ा ही आ जाएगा अगर कभी बना तो। बस ही बेटा, जल्दी से नोट कीजिए, नोट करते थम्स अप का साइन भेजिए। लिखोगे द हार्डेस्ट सब्सटेंस, द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इसी के नीचे द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोर पदार्थ। द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोर पदार्थ। आंसर होगा आपका ग्रेफीन, डायमंड नहीं। नेचुरल पूछोगे तब है डायमंड, अदरवाइज आंसर क्या है आपका ग्रेफीन, ठीक है। वीडियो बिल्कुल साफ चल रहा है बेटा, मैं भी देख रहा हूँ इधर फोन में चला के, घर पे मैं भी देख रहा हूँ, तो कहीं आप लोग कोई दिक्कत ना हो। तो सारी चीज़ें मुझे भी दिखाई दे रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हेडिंग डाल लोगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेते हैं, टाइम बचेगा तो बकमिस्टर, नहीं तो कल स्टार्ट, आज ग्रेफाइट ग्रेफाइट कवर करेंगे, बकमिस्टर फुलरीन कल से करेंगे। देखो ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ये लेयर्स की फॉर्म में होता है, और इन लेयर्स के बीच प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल तो आपके इंसुलेटर होते हैं, लेकिन एकमात्र नॉन मेटल जो कंडक्टर है वो है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो पेपर में आपसे पूछा जाए, ऑप्शन पूछा जाएगा ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों है, तो आपको तो पता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये किसके बीच में है? इन लेयर्स के बीच में है, वहां पर मिलेगा लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ग्रेफाइट क्या कहलाता है? कंडक्टर। क्योंकि इस लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं?
फ्री हो रहे हैं। तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, ड्यू टू लेयर्ड स्ट्रक्चर, ड्यू टू लेयर्ड स्ट्रक्चर, ड्यू टू लेयर्ड स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट 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 इज द ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल, graphite is the only known metal which is good conductor of which is good conductor of which is good conductor of heat and electricity, which is good conductor of heat and electricity। हिंदी में लिखोगे, परतीय संरचना होने के कारण, परतीय संरचना होने के कारण, परतीय संरचना होने के कारण केवल ग्रेफाइट केवल ग्रेफाइट केवल ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, परतीय संरचना होने के कारण केवल ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत और ऊष्मा की जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है, जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है, जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है। अब जिसका, एक बात बताओ, जिसका कोई नहीं होता उसका बोलोगे भगवान होता है ना, मूर्खो, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता है, भगवान कहाँ से आ गया। लेकिन केमिस्ट्री में मैंने बताया है, जहां पर कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा वहां पर कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा, आपका वेंडरवाल फोर्स प्रेजेंट होगा। तो देखो आप इन ग्रेफाइट की लेयर्स को देखो, इनके बीच में आपको कोई फोर्स दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इनके बीच में कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा, वेंडरवाल फोर्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेफाइट की जो लेयर्स होती है, ग्रेफाइट की जो परतें होती हैं, ये कौन से बल से जुड़ती है, कौन से फोर्स से जुड़ती हैं, तो वेंडरवाल फोर्स से। तो लिखोगे लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट आर बॉन्डेड बाय, लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट आर बॉन्डेड बाय, आर बॉन्डेड बाय वेंडरवाल, आर बॉन्डेड बाय वेंडरवाल फोर्सेस। हिंदी में लिखोगे ग्रेफाइट की परतें, ग्रेफाइट की परतें, थैंक यू बेटा निधि, ज्योति थैंक यू, हिमांशु बेटा थैंक यू। ग्रेफाइट की परतें, ग्रेफाइट की परतें वेंडरवाल बल से जुड़ी होती हैं, ग्रेफाइट की परतें वेंडरवाल बल से जुड़ी होती हैं। यूट्यूब बेटा प्रशांत, ग्रेफाइट की परतें वेंडरवाल बल से जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब देखो इसके जुड़े होने से होता क्या है, ये ग्रेफाइट की एक लेयर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी लेयर, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हुआ, एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगी, तो स्लाइड होगा तो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, नहीं होगा। तो इसका यूज करते हैं हम लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में। लुब्रिकेंट का काम क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करना। और लुब्रिकेंट जो होते हैं जनरली वो किस स्टेट में होते हैं, आपके लिक्विड स्टेट में होता है। तो एकमात्र लुब्रिकेंट जो सॉलिड स्टेट में है वो है आपका ग्रेफाइट। तो लिखोगे थर्ड, सॉलिड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट ठोस स्नेहक, सॉलिड लुब्रिकेंट ठोस स्नेहक, ये है आपका ग्रेफाइट, ठीक है। अब ग्रेफाइट का यूज कहाँ करते हैं, लेड पेंसिल के अंदर। जो नॉर्मल आपकी पेंसिल होती है उसे नाम दिया गया है लेड पेंसिल, शीशे की पेंसिल। तो फोर्थ पॉइंट लिखोगे इन लेड पेंसिल, इन लेड पेंसिल ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, इन लेड पेंसिल ग्रेफाइट इज प्रेजेंट। हिंदी में लिखोगे शीशे की पेंसिल में, शीशे की पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, शीशे की पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। इन लेड पेंसिल, राजेश बेटा वेंडरवाल फोर्सेस क्या है, गैसेस वाले टॉपिक में पढ़ाया होगा मैंने, अगर आपके बैच में गैसेस नहीं हुई तो टेंशन ना लो, वहां पर बता दूंगा वेंडरवाल फोर्स के बारे में। वेंडरवाल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होते हैं, सबसे कमजोर बल होते हैं। शीशे की पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, परसेंटेज ऑफ लेड, परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। हिंदी में बताओ, हिंदी में लिखोगे शीशे की पेंसिल में, शीशे का प्रतिशत, शीशे की पेंसिल में शीशे का प्रतिशत। बताना क्या होगा,
शीशे की पेंसिल में शीशे का प्रतिशत 100%, 50%, 75%, 25%। जल्दी बताओ। हाँ तो नहीं पढ़ा है साक्षी बेटा, पढ़ाऊंगा ना, जिस बैच में नहीं पढ़ा है उसमें पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो? कीजिए, कुछ नहीं छोड़ता मैं। एमडी जी कह रहे 0%, जयदीप 25, धीरज 25, मनीष 0, नीलू 0, दीपक 100, बहुत बढ़िया। अंकित 0, ये जो 25%, 50% वाले हैं बच्चों, इनके लिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मूर्खों 0%। अभी तो लिखवाया है। लेड पेंसिल में क्या है? ग्रेफाइट। और यहाँ क्या पूछा? लेड पेंसिल में लेड पूछा है। तो लेड पेंसिल में लेड तो होता ही नहीं, ठीक है ना? लेड पेंसिल में लेड है ही नहीं, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ऐसा होता है जब फीलिंग्स आती हैं, तो फीलिंग्स के चक्कर में आप गलत कर देते हो। ठीक है, तो ये सब था ग्रेफाइट के बारे में। चलो बकमिस्टर फुलरिन देख लेते हैं, 2-3 पॉइंट है उसके बारे में। टाइम है अभी 5-7 मिनट और पढ़ लेते हैं। हालांकि 3:30 से अगला बैच भी है मेरा, पर कोई नहीं, ये तो कंप्लीट हो जाएगा कम से कम। हेडिंग डालो, तीसरा एलोट्रॉप, बकमिस्टर फुलरिन, बकमिस्टर फुलरिन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसकी तरह होता है? फुटबॉल की तरह होता है, सॉकर की तरह बॉल होता है, सॉकर बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह। ठीक है, और इसके अंदर कुल कितने कार्बन होते हैं आपके? 60। ठीक है, तो फर्स्ट लिखोगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, कुल कार्बनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, कुल कार्बनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, कुल कार्बनों की संख्या। रोहित बेटा गोल्ड। हाँ, जो एक बार मेरा पूरा सिलेबस होने दो, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल कार्बनों की संख्या 60। देखो, इट इज ए सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। हिंदी में लिखोगे, इसकी संरचना, इसकी संरचना फुटबॉल की तरह होती है, इसकी संरचना फुटबॉल की तरह। डायमंड से बेटा राहुल की क्वेश्चन बनता वो बता दिया। बेटा ग्रेफिन जो होता है, आप नेट पर देखना है, ग्रेफाइट से निकाला जाता है। मनीष बेटा इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा। इसकी संरचना फुटबॉल की तरह होती है, इसकी संरचना फुटबॉल की तरह होती है, इसकी संरचना फुटबॉल की तरह होती है। तो फुटबॉल में ऐसी ऐसी रिंग्स भी होती हैं। ठीक है, तो जहां पर एक टिप होता है, कॉर्नर होता है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इस रिंग में कितने कार्बन है? 5। तो आपको ये बताना है ऐसी ऐसी रिंग कितनी होती है इसके अंदर, और ऐसी ऐसी रिंग कितनी होती है। नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग, नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग। हिंदी में लिखोगे बना के, 5 सदस्यीय रिंग की संख्या, 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 ये होती है 12, और ऐसी ऐसी होती है 20। 6 सदस्यीय रिंग की संख्या, 6 सदस्यीय रिंग की संख्या। तो कल हम पढ़ेंगे बेटा फास्फोरस के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, नोट में कुछ पॉइंट और देखेंगे। तो मेटल नॉन मेटल कंप्लीट हो जाएगा, कल आयरन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आयरन कंप्लीट हो जाएगा, कल आपका स्टील कंप्लीट हो जाएगा, और देखते हैं एलोज, फिर एलोज कंप्लीट होती है या नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों। प्रीति बेटा ग्रेफाइट के बारे में बता तो दिया। डायमंड देखो, ग्रेफाइट डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या होता है? डायमंड और ग्रेफाइट ये सारे कार्बन के फॉर्म है, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डायमंड के केस में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, HCP अरेंजमेंट में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। ठीक है, ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो लेयर्स के बीच में होता है। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी 3:30 बजे अगला बैच है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, नोट कर भी चुके होगे। बाकी कल मिलते हैं। 10 नहीं होंगे रवि बेटा, वो दिमाग मत लगा देना। 12 5 कुछ से डिवाइड किया तो 12 आ जाए, 6 को डिवाइड करेंगे 10 आ जाए, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल बात कर लेंगे इसके बारे में, जो भी अगर पूछना कोई दिक्कत है तो। ठीक है, वेलकम बेटा दिव्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।